जय हिंद। आज आप देख रहे हैं बेपर्दा इतिहास चैनल का वीडियो 3। क्या वाकई भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था? शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 12वें मंत्र से। इस मंत्र में देश का नाम भारत होने का प्रमाण है। य इमे रोदसी उभे अहम इंद्रम तुष्टवम विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदम भारतम जनम। भारत दो अक्षरों से मिलकर बना है। भा जमा रथ। भा के मायने हैं ईश्वरीय प्रकाश और रथ का मतलब है लीन रहना, अर्थात आदि काल से आध्यात्मिकता में लीन रहने वाला भारत देश है। भारत ज्ञान विज्ञान में पीछे या गरीब बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान फैलाने वाले भारत को विदेशी लुटेरों ने अपने हितों के लिए गरीब बताया। परंतु सच्चाई हमेशा के लिए नहीं छुपती। किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार वहाँ की कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, तकनीकी, कला, कौशल, खनिज, देशी विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य होते हैं। भारत की महान अर्थव्यवस्था के असंख्य प्रमाण भारतीय ग्रंथों में भरे पड़े हैं, लेकिन अपनों की बातों को झूठ मानना और विदेशियों को सच मानने की हमारी बुरी आदत है। भारत की ज्ञान विज्ञान और समृद्धि की जानकारी के लिए ईसा मसीह के जन्म के करीब 500 साल पहले से ब्रिटिश साम्राज्य तक के कालखंड में भारत आए विदेशी राजदूतों, यात्रियों, इतिहासकारों और अधिकारियों के दस्तावेजों के मुख्य अंश आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं। ईसा मसीह के जन्म से करीब 400 साल पहले, यानी आज से करीब 2500 साल पहले, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहे यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने भारत की उस समय की अर्थव्यवस्था का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। उसने कहा है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित है और सभी अनाज, दाल, फल पैदा होते हैं। चंद्रगुप्त का महल यूनानी राजा के महल से कई गुना बेहतर था। स्टैबो के अनुसार सिंचाई विभाग के अधिकारी नदियों की देखभाल तथा भूमापन करते थे ताकि उनसे पानी ठीक से नहरों द्वारा खेतों में पहुंचाया जा सके। पहली शताब्दी में प्लिनी, 6ठी शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग, उसके बाद सुलेमान, अल-मसूदी, मार्कोपोलो, अल-इदरीसी जैसे विदेशी यात्रियों ने भी यहाँ के ऐश्वर्य का वर्णन किया। बौद्ध काल में यानी ईसा मसीह के जन्म से करीब 500 साल पहले विद्यार्थियों को 18 शिल्पों का अध्ययन कराया जाता था। जो चीनी यात्री जुआन च्वांग ने लिखा कि उस समय विद्यार्थी मुख्य रूप से 5 विज्ञान का अध्ययन करते थे। भारत का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय नालंदा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने नालंदा को शिक्षा का महान केंद्र बताया। इत्सिंग के अनुसार यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3000 थी। हवेली के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी। यहाँ लंका, तिब्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए पहुँचते थे। ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के अध्ययन के बीच में लगभग 56 विद्यार्थी विदेशों से आकर अध्ययनरत रहे थे। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया वर्णन लिखता है कि काशी एक प्रकार का विश्वविद्यालय ही है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहां देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी पढ़ने पहुंचते थे। विदेशी आक्रांता बाबर अत्यंत ऐतिहासिक दस्तावेज बाबर के संस्मरण तुजुक ए बाबरी में कहता है कि हिंदुस्तान की प्रमुख विशेषता है कि यह एक विशाल देश है और इसमें सोने चांदी की बहुतायत है। हिंदुस्तान में हरेक पेशे और व्यवसाय के असंख्य कामगार हैं जिनका कोई अंत नहीं है। किसी भी प्रकार का कार्य हो उसके लिए प्रशिक्षित लोग तैयार मिलते हैं और व्यवसाय का यह प्रशिक्षण पिता से पुत्र की परंपरा में पीढ़ियों से चला आ रहा है। बाबर भारत की दौलत का अनुमान यहाँ के आंकड़ों से लगाकर कहता है कि हिंद के लोगों के पास आंकड़ों की श्रेष्ठ व्यवस्था है। 100,000 को वो 1 लाख कहते हैं, 100 लाख को 1 करोड़, 100 करोड़ को 1 अरब, 100 अरब को 1 खरब, 100 खरब को 1 नील, 100 नील को 1 पदम, 100 पदम को 1 शंख। इन ऊंचे आंकड़ों की व्यवस्था हिंदुस्तान की अकूत दौलत का प्रमाण है। बाबर कहता है कि यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है। 1813 में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा कि आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंक गणित में अधिक प्रतिभाशाली थे।
पेरिप्लस ने लिखा कि भारत की लोहे या फौलाद की वस्तुएं उत्कृष्ट कोटि की होती थी और इतनी ज़्यादा बनती थी कि उनका निर्यात पूर्वी अफ्रीका तक के देशों को किया जाता था। प्लिनी ने भारतीय शीशे की बनी वस्तुओं की बहुत प्रशंसा की है। ईसा की पहली शताब्दी में रोमन साम्राज्य में भारत के मोतियों और रत्नों की मांग लगातार बढ़ी। पेरिप्लस ने लिखा कि बंगाल की मलमल इतनी बारीक, बढ़िया और हल्की होती थी कि इसे आबे रवा यानी बहता पानी और बाफ्त हवा यानी बुनी हुई हवा नाम दिए गए। अरब यात्री सुलेमान ने कहा कि बंगाल की मलमल इतनी बारीक थी कि अंगूठी के बीच से पूरा थान निकल सकता था। मार्को पोलो ने लिखा कि बंगाल, गुजरात, तेलंगाना तथा मालाबार सूती वस्त्रों के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। चाओजुकुआ ने कहा कि सूती वस्त्र गुजरात तथा बंगाल में बनते थे और यहाँ से विदेशों को निर्यात किए जाते थे। हवेन सांग ने लिखा कि भारत में सोना और चांदी बहुत बड़ी मात्रा में खोदकर निकाले जाते हैं। इब्न हौकल के अनुसार सिंध में देवल तलवार निर्माण का केंद्र था। वहीं चाओजुकुआ के अनुसार बंगाल दुधारी तलवार के लिए प्रसिद्ध था। अल इस्तकरी ने लिखा कि मुल्तान के सूर्य मंदिर के पास हाथी दांत का काम करने वालों की एक बस्ती थी। चाओजुकुआ के अनुसार चोल राज्य हाथी दांत के उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र था। व्यापार वाणिज्य के लिए उन्नत वस्तुओं के साथ साथ बेहतर व्यापारिक मार्ग और साधनों का महत्व होता है। विदेशी व्यापार के लिए जल एवं स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। भारत से चीन और यूरोप तक जाने वाला उत्तरापथ नामक मार्ग विश्व के वाणिज्य पथों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। ग्रीक लेखकों के विवरण हैं कि भारत का नौकायन बेहद विकसित था। जब सिकंदर ने आज से करीब 2500 साल पहले भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारतीय नौकाओं से सिंध और झेलम को पार किया था। निर्याकस की सेना ने यात्रा में भारतीय जहाज़ों का उपयोग किया था। एलियन के अनुसार इस बेड़े में 800 जहाज थे। कर्टियस और डायोडोरस ने जहाजी बेड़े में जहाज़ों की संख्या 1000 बताई है, जबकि टॉलमी के अनुसार 2000 जहाज थे। 9वीं सदी का लेखक सुलेमान बताता है कि भारत में कौल ममली में जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने का कारखाना है। 9वीं सदी के दूसरे लेखक इब्न खुर्दाबजा ने बसरा से भारत तक के मार्गों और उनकी दूरियों का विस्तृत विवरण दिया। उसने यहूदियों के अतिरिक्त रूसी व्यापारियों का भी भारत से व्यापार का उल्लेख किया। लगभग 75 ईस्वी में यूनानी लेखक प्लिनी लिखता है कि भारत का माल रोम में लगभग 100 गुना मूल्य पर बिकता है और ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जब भारतीय व्यापारी रोम से कम 5.5 करोड़ सैंस्तर में खींच ले जाते हों। वहाँ की महिलाओं की शिकायत करते हुए वह लिखता है कि रोम की महिलाएं बुनी हुई हवा के जाले यानी भारत की मलमल को पहनकर अपने सौंदर्य को प्रदर्शित करती हैं। जस्टिनियन की 6वीं शताब्दी ईस्वी की कानून संहिता में भारत से रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। सोंगचू, चिनसी, यूच्यू, यू, मार्को पोलो, अबू जैद भी इसी तरह लिखते हैं। इस काल में ईरान, इराक तथा अरब में भारत की बनी हुई तलवारें बहुत प्रसिद्ध थी। इन तलवारों का निर्यात इन देशों को बड़े पैमाने पर किया जाता था। निकोलो कोंटी ने 15वीं शताब्दी में भारत में 1000 टन के यात्री जहाज होने का उल्लेख किया। 17वीं शताब्दी के आरंभ में W.H. मॉर्लैंड गोलकुंडा के जहाज़ों के बारे में कहता है कि बहुत बड़े और बढ़िया जहाज थे। उनकी सामान ढोने की क्षमता भी अधिक थी। उनमें कुछ 600 टन से कम नहीं थे। निकोलो कोंटी ने 15वीं शताब्दी में भारत में 1000 टन के यात्री जहाज़ों का होने का उल्लेख किया है। 17वीं शताब्दी में पायराड ने कहा कि कई भारतीय जहाज 1000 से 1200 टन आकार के थे। 1612 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल सर हेनरी मिडिल्टन ने भारत के जहाज़ों की अक्षमता से चिढ़कर सूरत में 1500 टन और 600 टन के जहाज़ों पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा दीव के 400 से 460 टन और दाभोल के 400 टन क्षमता के जहाज़ों को रोका गया था। 17वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री थॉमस बावरी ने अनेक जहाज़ों का उल्लेख किया। बर्नियर के अनुसार दिल्ली पेरिस से कम नहीं था तथा आगरा दिल्ली से भी बड़ा था। राल्फ फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े थे। एंथोनी
मोन्सेरात 1578 ईस्वी में भारत आया था। लाहौर के विषय में उसने लिखा कि यह शहर अपने आकार, प्रकार, जनसंख्या और धन दौलत के मामले में एशिया, यूरोप के किसी अच्छे शहर से कम नहीं है। शायद ही कोई कला और दस्तकारी ऐसी होगी जिसका प्रयोग वहां नहीं हो रहा हो। सुविख्यात फ्रेंच डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर 1658 के प्रारंभ में भारत के सूरत शहर पहुंचा था। उसके अनुसार यहाँ की इमारतें पश्चिम के किसी भी स्थान की तुलना में कम नहीं है। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच 1588 से 91 के बीच भारत में रहा। देश भर की यात्राओं के बाद वह लिखता है कि गुजरात का मुख्य शहर खंबात था और उसकी बनावट व्यवस्थित थी। इस शहर में पक्षियों, कुत्तों और बिल्लियों के लिए अनेक अस्पताल थे। उसके अनुसार आगरा एक बड़ा शहर था और उसकी गलियां काफ़ी चौड़ी थी। फतेहपुर सीकरी इससे भी बड़ा था और ये दोनों शहर तब के लंदन से बड़े और अधिक आबादी वाले शहर थे। बनारस भी बहुत बड़ा और साफ सुथरा शहर था। यह शहर सूती कपड़े के निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र था। अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी भी था, वह भारत में 1608 से 1613 तक रहा। उसने लिखा कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है, क्योंकि सभी देशों के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले में यहाँ से माल ले जाते हैं। चांदी यहाँ आती ही आती है, यहाँ से जाती नहीं है। फॉस्टर द्वारा संपादित हकलुयत सोसाइटी सीरीज में जॉन जुर्दा का विवरण मिलता है। उसके अनुसार आगरा दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। आगरा में दुनिया के हर कोने से व्यापारी आते थे और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो वहाँ उपलब्ध न हो। निकोलस विथिंगटन को सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी के दौरान गुजरात देखने का मौका मिला। उसे 1614 में नील के व्यापार में पूंजी निवेश के लिए जॉन मिशन हॉल की कार्यवाहियों के बारे में रिपोर्ट लाने के लिए आगरा भेजा गया था। उसका यात्रा विवरण 1735 में लंदन में ट्रैक्टेट नाम से प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार गुजरात का प्रमुख शहर अहमदाबाद था, जो आकार में लंदन के समान था। सभी दिशाओं के व्यापारियों की यहाँ भीड़ लगी रहती थी। उसने कहा कि अजमेर बहुत बड़ा शहर था और इस जैसा शहर उसने पहले कभी नहीं देखा था। एडवर्ड टेरी 1617 में मांडू पहुंचा और फिर वहां से अहमदाबाद चला गया। वह अन्य शहरों में गया और मुल्तान के बारे में वह लिखता है कि वहाँ अच्छे तीर कमान बनते थे। देश में चांदी की आमद के बारे में लिखता है कि जैसे सारी नदियाँ पानी ले जाकर सागर में उड़ेल देती हैं, उसी तरह चांदी के अनेक स्रोत शाही खजाने में चांदी डाल देते हैं, जो वहीं ठहर जाती है। दुनिया के कोने कोने से व्यापारी आकर अपने सोने चांदी के बदले सामान खरीद कर ले जाते हैं। इटालियन यात्री पिएत्रादेला 1622 में भारत पहुंचा था। उसके यात्रा विवरणों का संस्करण एडवर्ड ग्रे के संपादन में इटालियन भाषा में 1663 में प्रकाशित हुआ। उसके अनुसार खंबात में पशु पक्षियों के कुछ अस्पताल भी थे, विशेषकर लंगड़े और बीमार पक्षियों के लिए तथा गायों और बछड़ों के लिए। मार्को पोलो ने भारत को एशिया का प्रमुख बाजार कहा है। बर्नियर ने 1700 में भारत की आर्थिक दशा का वर्णन करते हुए लिखा कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं, पर बाहर जाने के लिए एक भी नहीं है। भारतीयों की महान दक्षता के बारे में अंग्रेज पर्यवेक्षक ने लिखा, जहाज निर्माण में भारतीयों ने जितना अंग्रेजों से सीखा, उससे ज़्यादा अंग्रेजों को पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों ने अपने इस्तेमाल के लिए भारत में बने कई जहाज खरीदे थे। 18वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व व्यापार उद्योगों के प्रमुख केंद्र में था। रूस के पीटर ने कहा था, याद रखो, भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है और जो उस पर पूरा अधिकार कर सकेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। क्लाइव 1757 में बंगाल की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद आया तो उसने लिखा, यह शहर उतना ही बड़ा, आबादी से भरा पूरा और धनी है जितना लंदन, लेकिन यहाँ के लोगों के पास लंदन के मुकाबले कहीं ज़्यादा धन संपत्ति है। ब्रिटिश उद्योगपति ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की लोकप्रियता से जलते थे। अंग्रेजों के खुरदुरे कपड़ों की जगह भारतीय हल्के सूती वस्त्रों ने ले ली थी। डेनियल डिफो को शिकायत थी कि भारतीय वस्त्र हमारे घरों, हमारे कमरों तथा शयनगारों में भी प्रवेश कर चुके हैं। पर्दे, गद्दे, कुर्सियां और हमारे बिस्तर भी मलमल और भारतीय वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं रहे। भारतीय माल की बिक्री ब्रिटेन में कम करने या बंद करने के लिए ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने
अपनी सरकार पर दबाव डाला। इसके लिए 1720 में कानून बनाए गए। 1760 में एक भद्र महिला को भारत से इंपोर्टेड रुमाल रखने पर 200 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा था। हॉलैंड को छोड़कर दूसरे यूरोपीय देशों ने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाए या भारी आयात शुल्क लगा दिए। हिंदुस्तान के औद्योगिक कमीशन के अध्यक्ष सर टॉमस हॉलैंड, जिन्हें खनिज पदार्थों पर अधिकारी विद्वान माना जाता था, उन्होंने 1908 की खनिज पदार्थ रिपोर्ट में कहा था, भारत का लोहा बहुत अच्छी किस्म का होता था। ऊंचे दर्जे का इस्पात बनाने के लिए जो तरकीबें आज यूरोप में काम में लाई जाती हैं, हिंदुस्तानी तो उन्हें बहुत पहले काम में लाते थे। हिंदुस्तान के औद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट 1916-1918 में कहा गया था, जिस समय पश्चिमी यूरोप में जहां नए उद्योग धंधों ने जन्म लिया है और असभ्य जातियां रहती थी, उस समय यूरोप के उद्योग धंधे हिंदुस्तान से पिछड़े हुए थे। भारत की औद्योगिक उन्नति के बारे में कैलबर्टन ने लिखा है, तीव्र बुद्धि, सूक्ष्म जानकारी तथा सृजनात्मक प्रतिभा के कारण भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। शुरू की शताब्दियों में जब पाश्चात्य नौ परिवहन अर्धविकसित अवस्था में था, भारत में भारी बोझ ढोने वाले समुद्री जहाज थे। कैलबर्टन के अनुसार प्राचीन काल में जब रोम के निजी एवं सार्वजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवार, दरी, तामचीनी, मोज़ेक, हीरे जवाहरात आदि का उपयोग होता था, उस वक्त से औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक आकर्षक तथा सुंदर वस्तुओं के लिए सारा संसार भारत का मोहताज था। 20वीं शताब्दी में जर्मन के फ्यूरर एडोल्फ ने कहा कि दुनिया में जो भी विज्ञान और विकास दिखाई देता है, उसकी नींव आर्यों के मूल देश भारत ने रखी थी। भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया था। इसके बारे में जो दुनिया के लोगों ने कहा वो तो अभी आपने सुन ही लिया। अब भारत का सदाचार यानी भारत के लोगों का चरित्र देखिए। कॉनफर्ड नामक यूरोपीय लेखक ने भारतीयों के बारे में लिखा, नैतिकता के अनेक नियम उदार हैं, सत्कार और परोपकार उनमें न केवल जोरदार रूप से भरा पड़ा है, बल्कि मेरा विश्वास है कि उन्हें कहीं भी उतने व्यापक रूप से व्यवहार में नहीं देखा जाता जितना भारत के हिंदुओं में। ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकलकॉम ने 1821 में कहा था, मैं किसी दूसरे देश का उदाहरण नहीं जानता जिसने इतने सद्गुणों और खूबियों को संजोए रखा हो जो भारत के अधिकांश लोगों में पाई जाती हैं। 19वीं सदी के आरंभ में एक यूरोपीय पर्यटक एब्ज जे.ए. दुबाचे ने टिप्पणी की, एक हिंदू औरत कभी भी, यहाँ तक कि अत्यंत भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी अकेले जा सकती है और उसे किसी का डर नहीं होता। ऐसा मकान जिसमें केवल औरतें रहती हैं एक ऐसा पवित्र स्थान है जिसकी मर्यादा भंग करने का ख्याल कोई सपने में भी नहीं ला सकता। दिए गए प्रमाणिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अब आप स्वयं तय करें कि क्या भारत वाकई विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था। रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, लेक्चरर, जर्नलिस्ट, राइटर डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान। जय हिंद। अगला बेहद रोचक वीडियो कि क्या अंग्रेजों ने भारत को लूटा, बहुत जल्दी आपके लिए प्रस्तुत होगा। दोस्तों, चैनल को गतिमान करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।